आप सभी का सिंप्लीफाइड फिजिक्स चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। जिस वीडियो में जितना पढ़ाएंगे उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी गई PDF लिंक पर मिल जाएगी, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे अध्याय 1 वैद्युत आवेश और क्षेत्र भाग 3। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, विद्युत क्षेत्र की अवधारणा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, कुछ आवेशित निकाय के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पहला टॉपिक है स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। स्थिर वैद्युत बल और यहाँ हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। स्थिर वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है? F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है? F = Gm1m2/r²। ये स्थिर वैद्युत बल का फॉर्मूला हो गया, ये गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला हो गया। इन दोनों बलों में क्या करनी है? तुलना। तो पहले इसमें क्या देखेंगे? समानताएं। इन दोनों बलों में क्या समानताएं हैं? फर्स्ट पॉइंट है यह बलों के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। यह बलों के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। यह भी बलों के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। पहला पॉइंट क्या हो गया? यह बलों के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। यह भी बलों के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। सेकंड पॉइंट है यह बल निर्वात में भी लगता है। यह बल निर्वात में भी लगता है। यह भी निर्वात में लगता है। थर्ड पॉइंट है यह एक संरक्षी बल है। यह एक संरक्षी बल है। यह भी एक संरक्षी बल है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, संरक्षी बल क्या होता है? इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो ये क्या होता है? संरक्षी बल। ठीक है। किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो ये क्या होगा? संरक्षी बल। तो थर्ड समानता क्या होगी? यह एक संरक्षी बल है। यह भी एक संरक्षी बल है। फोर्थ है यह एक केंद्रीय बल है। यह एक केंद्रीय बल है। ठीक है। अर्थात यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। क्या है? अर्थात यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ठीक है। यह भी केंद्रीय बल है। ठीक है। जो द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ठीक है। ये क्या हो गई? गुरुत्वाकर्षण बल,
स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना में समानताएं हो गई। समानताएं कौन कौन सी हो गई? सबसे पहला व्युत्क्रमवर्ग नियम का पालन करता है, यह भी बलों के व्युत्क्रमवर्ग नियम का पालन करता है, यह निर्वात में भी लगता है, ये भी निर्वात में लगता है। यह एक संरक्षी बल है, यह भी एक संरक्षी बल है। संरक्षी बल क्या होता है? अर्थात इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, तो ये संरक्षी बल कहलाता है। यह एक केंद्रीय बल है, अर्थात यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। यह भी केंद्रीय बल है जो द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ये हो गई समानताएं। अब असमानताएं, ठीक है। असमानताएं क्या है? नंबर 1, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, ठीक है। असमानताओं में इसमें क्या हो गया? स्थिर वैद्युत बल में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है। इसमें क्या हो गया? ये दो पिंडों के बीच लगने वाला बल सदैव कौन सा बल होता है? आकर्षण बल होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, इस बल का मान आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। इसमें हो गया, इस बल का मान पिंडों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। इस बल का मान पिंडों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। थर्ड पॉइंट है, यह बल प्रबल होता है। यह बल प्रबल होता है। यह बल प्रबल नहीं होता है, अर्थात यह बल दुर्बल होता है, ठीक है। अब एक बार फिर से देख लेते हैं असमानताएं क्या थी। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है। दो पिंडों के बीच लगने वाला बल सदैव आकर्षण बल होता है। इस बल का मान आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। इस बल का मान पिंडों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। यह बल प्रबल होता है। यह बल प्रबल नहीं होता है, अर्थात दुर्बल होता है। अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की अवधारणा। जब किसी विद्युत आवेश को मुक्त आकाश में रखा जाता है, जब किसी विद्युत आवेश को मुक्त आकाश में रखा जाता है तो यह अपने चारों ओर एक वैद्युत पर्यावरण उत्पन्न कर लेता है। जहां तक यह अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है, जहां तक यह अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है, विद्युत आवेश के चारों ओर का यह क्षेत्र ही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या है? जब किसी विद्युत आवेश को मुक्त आकाश में रखा जाता है तो यह अपने चारों एक विद्युत पर्यावरण उत्पन्न कर लेता है, और जहां तक यह अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है, विद्युत आवेश के चारों ओर का यह क्षेत्र ही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यदि किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश रख दिया जाए तो यह एक बल का अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान भिन्न भिन्न होता है तथा बल की दिशा भी भिन्न भिन्न होती है। क्या बोल रहे हैं? यदि किसी आवेश के
वैद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश रख दिया जाए तो यह एक बल का अनुभव करता है। वैद्युत क्षेत्र के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल भिन्न भिन्न होता है तथा बल की दिशा भी भिन्न भिन्न होती है। किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश, किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश किसी आवेश के कारण जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश किसी आवेश के कारण जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। माना किसी बिंदु पर रखा परीक्षण आवेश Q0 एक आवेश के कारण जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर F/Q0, तो उसका परिमाण हो जाएगा E बराबर F/Q0। ठीक है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के मान के अनुपात के बराबर होता है। क्या बोल रहे हैं? किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो F बराबर क्या हो जाएगा? ये Q0E। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। इसकी दिशा वह होती है जिसमें एकांक धनावेश पर बल लगता है। इसकी दिशा वह होती है जिसमें एकांक धनावेश पर बल लगता है। ठीक है, तो इसका मात्रक कैसे निकालेंगे? मात्रक E = F/Q0, तो F का मात्रक होता है न्यूटन और इसका मात्रक होता है कूलम। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये इसका SI मात्रक है। अब विमा कैसे निकालेंगे? विमा E = होता है F/Q0। F की विमा होती है mL/T-2, Q0 की विमा होती है AT, तो ये हो जाएगा mL² T-3 A-1। टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, माना किसी बिंदु O पर +Q आवेश रखा है। इस आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है, तब कूलाम्स के नियम से Q0 आवेश पर लगने वाला बल का परिमाण, तो लगने वाले बल का परिमाण क्या होगा? F बराबर 1/4πε0 Q0/R²। ठीक है, माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है, तब कूलाम के नियम से Q0 आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण F बराबर 1/4πε0 Q0/R²। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अतः बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का
परिमाण। तो वैद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या हो जाएगा, E बराबर F अपॉन Q0। तो यहाँ से हो जाएगा F बराबर Q0 E। ठीक है, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से Q0E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, समीकरण 1 में यहाँ पे F का मान रख दिया, यहाँ से Q0 यहाँ से कट गए, तो E बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इसको सदिश रूप में कैसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की दिशा। विद्युत क्षेत्र की दिशा, चूंकि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, चूंकि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र OP दिशा में होगी। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र OP दिशा में होगा। यदि बिंदु O पर -Q आवेश रखा हो तो इस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की दिशा PO दिशा में होगी। मतलब ये तो क्या है, परीक्षण आवेश क्या रहता है, धनात्मक रहता है। अगर ये +Q आवेश है तो इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस साइड हो जाएगी, OP दिशा में। अगर ये -Q आवेश है तो इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो ये इसकी ओर आकर्षित होगा, तो इसकी दिशा PO दिशा में होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करता है। क्या है दिया, क्या है Q बराबर कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, E बराबर है, ये E बराबर क्या दे, 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम में एक इलेक्ट्रॉन मतलब Q का मान कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। E दिया हुआ है, Q का मान लिख लिया है, क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन मतलब Q मतलब 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू QE, कितने बल का बल निकालना है, तो फॉर्मूला हो गया F इज इक्वल टू QE। Q की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻−19। E क्या है, 2 × 10⁻³ इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3.2 × 10⁻, है ये प्लस की है, ये माइनस की है, तो इसमें से कम हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, -16 न्यूटन। ठीक है, इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 6 माइक्रो कूलाम आवेश से 3 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होगा। 6 माइक्रो कूलाम के आवेश से 3 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होगा। तो क्या हो जाएगा, देखो वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो 6 माइक्रो कूलाम आवेश, Q बराबर क्या दिया, 6 माइक्रो कूलाम। सबसे पहले इसको कूलाम में चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 10⁻−6 कूलाम। और R बराबर क्या दिया हुआ है, 3 मीटर, तो ये हो जाएगा
3 मीटर। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू ई बराबर क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है अपने पास 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू क्या हो गया 6 इंटू 10⁻⁻6 और आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 6 इंटू 10⁻6 अपॉन में 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। 6 इंटू ये पावर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का है तो 9 में से 6 जाएगा तो 10⁻3 ई बराबर क्या हो जाएगा 6 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखा फर्स्ट डेफिनेशन है विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। अथवा विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर पृथक्कृत स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन करता है। क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर पृथक्कृत स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है। पहली डेफिनेशन है विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करता है विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन है विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर पृथक्कृत स्वतंत्र आवेश गमन करता है। ठीक है, अब देखो ये एक काल्पनिक रेखा है, एक बिंदु P है, Q है, R है। ठीक है, ये P Q R बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र EP को दिशा को प्रदर्शित करती है। बिंदु Q पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा EQ को प्रदर्शित करता है। बिंदु R पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ER को प्रदर्शित करता है। P पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा EP को प्रदर्शित, Q पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा EQ को प्रदर्शित करता है और R पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ER को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई सीधी या निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं जिनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब है टॉपिक विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या कौन कौन से। पहला है विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। पहला पॉइंट है धनावेश से प्रारंभ होती हैं, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। एक आवेश की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती हैं तथा अनंत पर
समाप्त होती हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ठीक है, प्रारंभ कहाँ से हो रही, धनावेश से प्रारंभ हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है, तो समाप्त कहाँ पे होंगी, ये अनंत पर जाकर होंगी। एक आवेश है पॉजिटिव चार्ज, तो प्रारंभ कहाँ से हो रही हैं, धनावेश से, समाप्त कहाँ पे होगी, ये वाली अनंत पर होगी। ठीक है, अगर चार्ज नेगेटिव है, ठीक है, तो ये अनंत आ कहाँ से रही है, प्रारंभ कहाँ से हो रही है, यहाँ पे अनंत से प्रारंभ हो रही है। ठीक है, अनंत से ये प्रारंभ हो रही है। मतलब क्या हो गया, एक आवेश की स्थिति में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती हैं तथा अनंत पर समाप्त होती हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई, वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। नंबर 4 है, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अगर मान लो दो क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटेंगी, तो जब इस पर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। मतलब इस पर जो वैद्युत क्षेत्र रेखा की दो दिशाएं प्रकट होंगी, तो क्या हो जाएगा, जो कि ये असंभव है। मतलब क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। 6 पॉइंट है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती हैं, अतः चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अतः चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ठीक है, चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती है, तो चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। और आखिरी है अपना 7वां पॉइंट, क्या है, प्रबल वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, प्रबल वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के निकट होती हैं। दुर्बल वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से दूर अर्थात विरल होती हैं। प्रबल वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के पास पास अर्थात सघन होती हैं। दुर्बल वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे दूर दूर अर्थात विरल होती हैं। एक बार फिर से देख लो, पहला पॉइंट है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। एक आवेश की स्थिति में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती हैं तथा अनंत पर समाप्त होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। क्या, वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रकट करती है। 4th पॉइंट है, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। 5th पॉइंट है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। 6वां पॉइंट है, चालक वैद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती हैं, अतः चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। 7th पॉइंट है, प्रबल वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के पास पास मतलब सघन होती हैं। दुर्बल वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से दूर अथवा विरल होती हैं। कुछ आवेशित निकाय के लिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, क्या है, सबसे पहले ये धनावेश है, एक आवेश, ठीक है, या मानो धनावेशित गोले के लिए। ठीक है, तो पता है कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो पृष्ठ के क्या होती हैं, अभिलंबवत होती हैं और धनावेश से प्रारंभ होती हैं। ठीक है,
अब देखो ऋणावेशित है, ऋणावेशित गोले के लिए क्या हो जाएगा, विद्युत रेखाएं तो अविलंबित ही रहती हैं, ठीक है, मतलब धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ये यहाँ पे ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। ये यहाँ से प्रारंभ, ये ऋणावेशित गोले के लिए हो गया। ठीक है, अगर दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के लिए, दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के लिए, ये दो समान परिमाण हो जाएंगे, ये और आवेश कौन से हो गए, विजातीय, ये पॉजिटिव हो गया तो ये नेगेटिव हो गया। अब अपन को पता है, ठीक है, कि यानी ये धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, ठीक है, धनावेश से प्रारंभ हुई और ऋणावेश पर समाप्त हुई। ये यहाँ पे इस साइड से, यहाँ से आएंगी, ये इस साइड को जाएंगे, धनावेश से प्रारंभ हुई तो, ठीक है। जब समान परिमाण के दो विजातीय आवेशों के लिए जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कैसी हो जाएंगी, इस टाइप से हो जाएंगी, ठीक है। अब अगला है अपना समान परिमाण के सजातीय आवेशों के लिए, समान परिमाण के सजातीय आवेशों के लिए, ठीक है। समान परिमाण के सजातीय आवेश ये हो गए, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब इसकी कैसे हो जाएंगी, ये ठीक है, ये यहाँ से भी, यहाँ से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से तो होती हैं, ठीक है, ये ऐसी आएंगी इस साइड को, इससे प्रारंभ हो रही हैं और ये ऐसी चली जाएंगी, क्योंकि ये समान परिमाण है तो ये इससे दूर हट जाएंगी, ये यहाँ पे इस टाइप से जाएंगी और ये यहाँ पे इस टाइप से दूर हट जाएंगी, ठीक है, समझ में आ गया। ये विजातीय आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं का डायग्राम बन गया, ये समान परिमाण के सजातीय आवेशों के लिए डायग्राम बन गया, ठीक है। अब है विद्युत द्विध्रुव, अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अल्प दूरी पर स्थित दो विजातीय आवेशों के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या हो गया, अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय, अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। दो आवेशों के बीच की दूरी को विद्युत द्विध्रुव लंबाई कहते हैं, दो आवेशों के बीच की दूरी को द्विध्रुव लंबाई कहते हैं तथा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को द्विध्रुव क्षेत्र कहते हैं। देखो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है,
वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश, पहले वैद्युत द्विध्रुव क्या है, प्लस दो आवेशों के समान परिमाण के दो विजातीय आवेशों को अल्प दूरी पर रखे जो निकाय होता है उसको क्या बोलते हैं, द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या हो गया, किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आवेश। यदि प्लस q और माइनस q आवेशों से निर्मित वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी 2a, कितनी है, आवेशों के बीच की दूरी 2a हो तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण हो जाएगा P = Q × 2a। तो ये हो जाएगा 2QA। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 2QA। क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यदि प्लस q और माइनस q आवेशों से निर्मित वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2a हो तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = 2QA। इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। ठीक है, इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश होती है। इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश होती है। इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक निकालेंगे तो SI मात्रक है कूलाम × मीटर। ठीक है, विमीय सूत्र क्या हो जाएगा इसका, P = 2QA। ठीक है, तो इसको Q × I × T होता है, ये A हो जाएगा, I की होती है AT और ये L, तो ये हो जाएगा M0 LTA। तो ये हो गया विमीय सूत्र। ठीक है, एक क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरी से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। क्या है क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, Q × 2a। ठीक है, Q बराबर कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। 2a बराबर क्या दिया हुआ है, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 × 10, इसको क्या में मीटर में चेंज करेंगे तो 1 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन हो गया, एक प्रोटॉन हो गया, एक दूसरे से अल्प दूरी पर, तो ये दूरी हो गई 2a बराबर ये हो गई। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज रख दो तो क्या हो जाएगा, P बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 × 1 × 10⁻⁻10। तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻29 कूलाम। इस टाइप के छोटे छोटे सवाल आते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया और एक प्रोटॉन हो गया, एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। तो ये इसने क्या कर दिया, एक द्विध्रुव का निर्माण कर दिया और इनके बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम हो गई। तो ये आपका सॉल्व हो गया। धन्यवाद।